नमस्कार दोस्तों, आज हम विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखित उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी का अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पेड़ पर लड़के को देख लेना, जाग रहा हो तो साथ ले आना। हाथी भूखा हो तो पेड़ की डाली काट देगा। हंसिया दूं? नहीं, पहले देख तो लूं। अगर होगा तो हंसिया ले जाएगा। पेड़ पर लड़का नहीं था। पेड़ के नीचे जाकर उन्होंने आवाज़ दी। एक पक्षी फड़फड़ाकर उनकी आवाज़ से उड़कर भाग गया। शायद घुघू था। घुघू ना भी हो तो घुघू के शिकार का यह समय है। जिस पक्षी के घोंसले में उन्होंने एक पत्ती रखी थी, क्या वह घुघू का घोंसला था? उस घोंसले में चवन्नी डालते डालते रह गए थे। अब की बार चवन्नी डाल देंगे, देखेंगे कितने दिनों तक वहाँ चवन्नी रखी रहती है। जैसे गुल्लक में जमा करते हैं वैसे घोंसले में जमा कर देंगे। ज़रूरत पड़ने पर लक्ष्मी के वाहन के घोंसले से उस चवन्नी को ले जाएंगे। वहीं से उन्होंने सोनसी से कहा, नहीं है। उन्होंने धीरे से चिल्लाया था। फिर रात के सन्नाटे में नहीं है, दूर तक चला गया, सोनसी से भी बहुत आगे। सोनसी तो यह जान गई कि पेड़ पर लड़का नहीं है। एक आदमी जो अपने घर के सामने बैठा था, नहीं है, को उसने भी सुना। सुनकर वह स्वाभाविक तौर पर बोल पड़ा, कौन नहीं है? रघुवर प्रसाद खौरागढ़ बाड़ा की तरफ चले गए। सोनसी घर के अंदर चली गई। कौन नहीं है? यह रघुवर प्रसाद ने सुना था, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया था। रघुवर प्रसाद समझ गए थे कि किसी और ने यह सुना है कि शायद उसे कहा गया है, इसलिए उसने पूछा। उस आदमी को कौन नहीं है का जवाब नहीं मिल रहा। उसे उत्सुकता हुई कि जो नहीं है उसे वह जान जाता। उस आदमी को नींद नहीं आ रही होगी। रात के सन्नाटे में वह अकेलापन महसूस कर रहा होगा। उससे रहा नहीं गया। उसने जोर से पूछा, कौन नहीं है भाई? वह नहीं जानता था कि कौन नहीं है, और उसने यह किसके लिए कहा था। उसने सुना या नहीं, पर यह तो था जिसने नहीं है कहा था, उसी से पूछा था। अगर वह जान जाता तो क्या होता? वह यह जानना छोड़ सकता था। वह इधर उधर देखता। लंबे सन्नाटे में सिकुड़ा बैठा हुआ था। वह उठा और दबे पांव घर के अंदर चला गया था। वह युवा अधेड़ या बूढ़ा हो सकता था। उसकी तबीयत ठीक भी हो सकती थी। रघुवर प्रसाद को जगह जगह इस रात के अंदर मकानों, पेड़ों के इर्द गिर्द ठहरे अंधेरे में विशालकाय धब्बे दिखे थे। पेड़ के नीचे एक झोपड़ी के ऊपर एक बड़ा गहरे अंधेरे का धब्बा दिखा। खपरे के छप्पर पर हाथी जैसा धब्बा था। अंधेरे धब्बे का भार नहीं था, नहीं तो छप्पर टूट जाता और झोपड़ी धसक जाती। अच्छा था कि उजाले का भी भार नहीं था। अंधेरे के बाद कुछ उजाले में जो जहाँ दिखता था वह उजाले के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता था। अगर उजाले में टूटी फूटी झोपड़ी दिखती तो वह भी उजाले के द्वारा स्थापित टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती, उजाले में अचल की तरह। खैरागढ़ बाड़े में और अंधेरा लग रहा था, बहुत अधिक अंधेरा की तरह दिखते हुए खंडहर, पेड़, झाड़ी और हाथी को रघुवर प्रसाद देख रहे थे। वे हाथी की ओर बढ़े। हाथी रघुवर प्रसाद की आहट को पहचान गया होगा। जंजीर से बंधा था। आसपास बरगद की डाली बिखरी थी। रघुवर प्रसाद हाथी के सामने थे। हाथी रघुवर प्रसाद की तरफ बढ़ना चाहता था। जंजीर पीछे के पैर में थी। रघुवर प्रसाद पीछे गए, हाथी के जंजीर वाले पैर के पास। वह हिम्मत कर फंसे हुए अकोड़े को निकालने की कोशिश करने लगे। हाथी का पैर तना हुआ था, इसलिए अकोड़ा कड़ा था, निकल नहीं पा रहा था। सामने के पैर में जंजीर बंधी होती तो खोलने में डर लगता कि सूंड से पकड़ न ले। पैर थोड़ा ढीला हुआ। हाथी पीछे घूमना चाहता था। रघुवर प्रसाद ने जोर लगाकर अकोड़े को निकाल दिया। वे पीछे हट गए। हाथी अब बंधा हुआ नहीं था। रघुवर प्रसाद पीछे और हटे। वे हाथी के सामने आए, फिर लौट पड़े कि हाथी उनके पीछे आ जाएगा। उस एक हाथी को खोल देने की उन्हें इतनी खुशी हो रही थी कि अंधेरे में इधर उधर उनके आगे पीछे अंधेरे का स्वतंत्र हाथियों का जुलूस निकला हुआ लग रहा था। तब भी वे पीछे मुड़कर देख लेते थे कि हाथी उनके पीछे आ रहा है या नहीं। थोड़ी देर तक तो लगा हाथी उनके पीछे आ रहा है। वे तेजी से घर की ओर बढ़ गए। सोनसी ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया था। अंदर आकर उन्होंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा कि उन्होंने हाथी को खोल दिया है। वे खुश थे। क्यों खोल दिया? बंधा था इसलिए। कब तक बंधा रहता? वहाँ जाकर उसकी देखभाल कर लेते। वहाँ जाकर देखभाल करते नहीं बनता। हो सकता है कि हाथी यहाँ आ जाए।
यहाँ देखभाल कर लेंगे। सोनसी दरवाज़ा खोलकर कुछ देर खड़ी रही। हाथी नहीं था, आते भी नहीं दिख रहा था। सड़क की बत्तियों के उजालों में वह दूर से दिख सकता था। अगर सड़क से आता तो। हाथी नहीं आ रहा है, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद भी देखने लगे। कुछ देर बाद दोनों अंदर आ गए। आने का मन होगा तो आ जाएगा। दोनों रात भर सोए नहीं। बीच बीच में उठकर कभी सोनसी कभी रघुवर प्रसाद दरवाज़ा खोलकर देख लेते। हाथी घर नहीं आया था। सुबह होते ही रघुवर प्रसाद खैरागढ़ बाड़ा भी गए। वहाँ आसपास हाथी नहीं था। सड़क के किनारे चाय की दुकान थी। दुकान अभी खुली नहीं थी। दुकानदार वहीं रहता था। वह उठ गया था। उससे पूछा। दुकानदार ने भी हाथी को नहीं देखा था। दूर खेत में किसान था। उससे पूछने दूर जाना पड़ता। आसपास कोई नहीं दिख रहा था। जंजीर पेड़ के नीचे पड़ी थी। साधु का एक भी सामान बरामदे पर छूटा नहीं था। जंजीर भारी थी। कुछ देर बाद एक रिक्शा मिल गया। जंजीर रिक्शे में रख वह घर आए। रघुवर प्रसाद और सोनसी शाम के समय प्रायः दूर तक यूं ही इधर उधर घूमते कि हाथी दिख जाए। पड़ोसियों के न होने से अब सोनसी को खालीपन महसूस होने लगा था। रघुवर प्रसाद के आने के समय वह सोचती कि रघुवर प्रसाद शायद हाथी पर बैठे हुए आते दिखें, पर रघुवर प्रसाद धीरे धीरे पैदल आते हुए दिखाई देते। पिता की चिट्ठी फिर आई है कि बहू को पहुंचा जाओ। यह भी लिखा था कि रघुवर प्रसाद को छुट्टी न मिल रही हो तो बहू को बस पे बिठा दो, अकेली चली आएगी। सोनसी अकेले जाने को तैयार थी। सोनसी ने खुशी खुशी तैयारी की। एक छोटी टिन की पेटी और एक झोला, इतना सामान था। सोनसी अकेले जा रही थी। रघुवर प्रसाद रिक्शा बुला लाए। रघुवर प्रसाद ने सोनसी के खर्च के लिए 20 रुपया दिया था। अम्मा को देने के लिए 50 रुपया दिया। रिक्शे में बैठने के पहले सोनसी ने रघुवर प्रसाद का हाथ पकड़कर पूछा, गुस्सा हो? नहीं तो, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी सोने का कड़ा पहने थी। चूड़ियों से हाथ भरा था। पैर की उंगलियों में बिछिया थी, बस छूटने को थी। रिक्शा में बैठे रघुवर प्रसाद ने हाथ के इशारे से ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। सोनसी को चढ़ाकर वे जैसे ही उतरे बस रवाना हो गई। उतरते समय सोनसी ने उतावली होते हुए कहा था, तुम लिवाने आओगे? नहीं आ पाऊंगा, छोटू के साथ आ जाना, रघुवर प्रसाद ने कहा। बस इस तरह रवाना हुई जैसे सोनसी को छीन कर ले गई हो। लौटते समय घर जाने के पहले वे गूलर के पेड़ की ओर चले गए। पेड़ पर लड़का नहीं था। घर के अंदर जाने का मन नहीं हो रहा था। बैठ जाने की इच्छा हो रही थी। कुछ देर बाद जब घर गए तो खटिया के पाए पर धुली बनियान चड्ढी उन्हें टंगी हुई दिखी। सोनसी ने नहाकर बदल लेने को कहा था। वे तालाब नहीं गए। बाल्टी में पानी भरा था, वही नहाने लगे। नहा धोकर जब कंघी कर रहे थे तब खिड़की से आती हवा की सुगंध थी। खाने का समय नहीं हुआ था। भूख भी उन्हें नहीं लग रही थी। तब भी वे खाने की तैयारी करने लगे। पूड़ी तरकारी थी। थाली कटोरी सोनसी अलग निकाल कर रख गई थी। आज का दिन था। महाविद्यालय जाने के लिए वे पहले ही निकल गए। रात भर अंधेरा इतना था कि दिन का उजाला उन्हें बहुत उजाला लग रहा था। उन्हें लगा एक सूर्य से इतना उजाला नहीं हो सकता है, ज़रूर 2 सूर्य होंगे। सूर्य के डूबने के बाद जितना अंधेरा होता है वह एक सूर्य के डूबने से नहीं हो सकता था। कम से कम 2 सूर्य डूबते होंगे। वे टेम्पो के लिए 1.5 घंटा पहले आ गए। ताड़ के पेड़ों की पत्तियों की तरफ उनकी दृष्टि गई थी। उस पर दृष्टि पड़ने पर ताड़ के चारों पेड़ों को उन्होंने एक साथ पेड़ जैसा देखा। पेड़ों को अलग वे नहीं देखे। हाथी आता हुआ दिख सकता था। हाथी पर बैठा साधु भी दिख सकता था। परंतु यह सब हो सकने के पहले बीच में खाली टेम्पो आ गया था और वे बैठ गए थे। महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष भी पहले आ गए थे। रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष से बात करना चाहते थे। काम में व्यस्त विभागाध्यक्ष ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रघुवर प्रसाद से कक्षा में तख्ते पर बाएं हाथ से लिखते नहीं बन रहा था। चौक बार बार टूट जाता था। वे दाहिने हाथ से लिखकर पढ़ाते रहे। रात को रघुवर प्रसाद की नींद खुली। कुछ देर बिस्तर पर पड़े रहे, फिर उठे। दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। सड़क के किनारे नीम के पेड़ के नीचे खड़े रहे। सड़क की बत्ती का उजाला तक नहीं पहुंच रहा था। उनका मन हुआ रात के सन्नाटे में बोले, नहीं है। इस समय अपने घर के बाहर दूर वही आदमी भी देर तक बैठा होगा जिसने पहले रघुवर प्रसाद के नहीं है को सुना था। तब उसने कहा था, कौन नहीं है भाई? रात का वैसा ही वातावरण था। गूलर के पेड़ से एक पक्षी यूं ही फिर उड़ा था। अब की बार रघुवर प्रसाद को देखकर उड़ गया हो। पेड़ पर लड़का नहीं होगा। नहीं है जैसा वातावरण गहराया हुआ था।
घर के सामने बैठे हुए आदमी को दूर से लगा होगा कि दूर दरवाज़ा खोलकर कोई बाहर आया है। उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा पूछा जाए। कौन नहीं है? उसने जोर से कहा होगा। कौन नहीं है? रघुवर प्रसाद ने सुना होगा। जवाब में उनके मुंह से निकला होगा कि सोनसी नहीं है। कातर मन से निकला हुआ कि सोनसी नहीं है। जो भी हो, उसने सुना। वह आदमी ठंडी सांस लेकर सिर हिलाकर थोड़ी देर बैठा रहा होगा। संतुष्ट हुआ सा कि उसे उत्तर मिल गया। वह घर के अंदर चला गया होगा। उस रात उसे नींद नहीं आई होगी। वह जानना चाह रहा था कि कौन नहीं है। अब मालूम हो गया। वह सोनसी को नहीं जानता था। जो भी हो, फिर भी वह रात को सो सकेगा। रघुवर प्रसाद का खिड़की से कूदकर उस तरफ जाने का मन नहीं हो रहा था। बूढ़ी अम्मा को अभी तक नहीं मालूम था कि सोनसी नहीं है। रात को सोनसी का जाना तय हुआ था और वह सुबह चली गई थी। कमरे के अंदर कोने में हाथी की मोटी लंबी जंजीर पड़ी थी। हाथी भी नहीं आ रहा था। सोनसी क्या हाथी पर बैठकर आ सकती थी? दरवाज़ा खोलकर वे आकाश को देख लेते थे। सोनसी की चिट्ठी है। सोनसी भी देख लेती होगी कि रघुवर प्रसाद की चिट्ठी है। कभी आकाश में बहुत तारे होते, कभी इक्के दुक्के दिखाई देते। इक्के दुक्के तारों का आकाश लिखने का समय नहीं मिला जैसा था, या थोड़ा थोड़ा लिखा जा रहा चिट्ठी जैसा था। महाविद्यालय जाते समय वे गूलर के पेड़ के पास से होते हुए निकले। उन्होंने सिर उठाकर पेड़ को झांक लिया कि लड़का नहीं है, कोई पक्षी भी नहीं था। पेड़ों लोगों के बीच केवल वही है और कोई नहीं। जैसे अस्तित्व से वे सड़क पर चले जा रहे थे। लोग नहीं हैं, जैसे लोग उनके पास से आ रहे थे। टेम्पो नहीं है, जैसे एक दो खाली टेम्पो गुजर रहे हों। टेम्पो रघुवर प्रसाद के लिए भी रुकने रुकने को हुए थे। एक टेम्पो में वे बैठ गए और उन्हें मालूम नहीं हुआ कि वे टेम्पो में बैठ गए। महाविद्यालय वे जाते थे और मालूम नहीं होता था कि वे महाविद्यालय आ जाते हैं। लड़कों को वे पहले जैसा अच्छा पढ़ा देते थे और उनको पता ही नहीं चलता था। सब काम पहले जैसा चल रहा था, जैसे कुछ भी नहीं चल रहा था। सोनसी के सकुशल पहुंचने की चिट्ठी आ गई थी। छोटू ने चिट्ठी लिखी थी। शायद अम्मा ने लिखवाई हो या सोनसी ने। सोनसी लिख देती। रात के 8 बजे भात बना। खाकर वह खिड़की से कूदे। बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी की ओर से उन्हें चूल्हे की धुएं की गंध आ रही थी। कुछ ठंडी हवा चल रही थी। आसपास कहीं पानी गिरा होगा। आकाश में बिजली चुपचाप चमक जाती थी। कड़कड़ाने की आवाज़ नहीं आती थी। इतना सन्नाटा था, बिजली की चमकने से अंधेरे में जो दिख जाता था वह दिखने के भ्रम जैसा सचमुच का दिखता था। फिर अंधेरे में उसी समय नहीं दिख जाता जैसा हो जाता था। शायद उन्होंने अपने लिए ही कहा हुआ था कि सोनसी नहीं है। इसके उत्तर में सिर हिलाकर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, सोनसी नहीं है। उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें पगडंडी पर चलना था, पर पगडंडी को मालूम था, इसलिए वह रघुवर प्रसाद के चलने के रास्ते पर थी। रघुवर प्रसाद को टीले पर आना था। यह रघुवर प्रसाद को नहीं मालूम था, टीले को मालूम था। इसलिए जहाँ रघुवर प्रसाद आए थे वह टीले पर थे। तालाब रघुवर प्रसाद के निहार में था। तालाब में तारों चंद्रमा की परछाई पड़ रही थी। रघुवर प्रसाद के निहार में हो। जुगनू रघुवर प्रसाद के सामने से होकर गए। कमल के फूल रघुवर प्रसाद को दिखने के लिए चंद्रमा के उजाले में थे। रघुवर प्रसाद एक किसी भी चट्टान पर लेट गए। चट्टान पर बैठ गए थे जो कसौटी की चट्टान थी। वे कसौटी की चट्टान पर लेट गए थे। चट्टान ठंडी थी। चट्टान चिकनी थी, इसलिए गड़ नहीं रही थी। रघुवर प्रसाद की नींद सुबह खुली। वे कथरी ओढ़े हुए थे। बूढ़ी अम्मा रात को निकली होंगी। रघुवर प्रसाद को सोया देखकर कथरी लाई होंगी। सुबह हो जाने के बाद बादलों से सूर्य देर से निकला था और पक्षी देर से चहचहाए थे, इसलिए रघुवर प्रसाद देर तक सोए। इधर उधर की जगह अभी भी गोबर से लिपी हुई थी। अल्पना और रंगोली थी। यहाँ की सब जगह सोनसी का रास्ता देख रही थी। सुबह उठकर रघुवर प्रसाद को लगा देर हो गई। वे दातौन कुल्ला करने लगे। कुल्ला करके बैठे थे कि बूढ़ी अम्मा चाय लेकर आ गई। रघुवर प्रसाद ने इस तरह चाय ली कि बूढ़ी अम्मा ने तब प्यार से रघुवर प्रसाद के सिर पर हाथ फेर दिया। चाय पीकर रघुवर प्रसाद ने बूढ़ी अम्मा को सोनसी कब आएगी की तरह देखा। 2-1 दिन में आ जाएगी की तरह जवाब में बूढ़ी अम्मा ने रघुवर प्रसाद की तरफ देखा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, भात खा कर जाता। रघुवर प्रसाद ने कहा, हाँ। महाविद्यालय के बरामदे में एक साइकिल 2-4 दिन से लावारिस पड़ी थी। गणित विभाग के दरवाजे के सामने ही बरामदे से टिकी थी। विभागाध्यक्ष का ध्यान एक दिन गया था। साइकिल से आने की आदत न होने के कारण वह भूल ही गए होंगे। आपकी है?
बरामदे की साइकिल को दिखाते हुए विभागाध्यक्ष ने रघुवर प्रसाद से पूछा। रघुवर प्रसाद ने नहीं में सिर हिला दिया। ऐसा तो नहीं दो एक दिन पहले साइकिल लाए हो और भूल गए हो? विभागाध्यक्ष ने फिर पूछा। नहीं सर, मैं तो रोज टेम्पो से आता हूँ। चपरासी से पूछते हैं। चपरासी को बुलाकर उन्होंने पूछा, यह किसकी साइकिल है? 2 दिन से पड़ी है। 4 दिन से तो मैं देख रहा हूँ महाराज, चपरासी ने कहा। तो बताना नहीं था? विभागाध्यक्ष ने इधर उधर और लाइन में खड़ी कुछ साइकिलों को देखा कि इनमें भी एक आध भूली हुई साइकिल हो। रघुवर प्रसाद, याद करो, क्या 4 दिन पहले तुम साइकिल से आए थे? नहीं। याद करिए। याद है, इस साइकिल का ताला खुला है, रघुवर प्रसाद ने फिर कहा। ऐसे में इसकी चोरी हो सकती है। चोरी की साइकिल की चोरी? साइकिल में ताला लगाकर यहाँ भूल जाता, विभागाध्यक्ष ने कहा। पता नहीं किसकी साइकिल है, रघुवर प्रसाद बड़बड़ाए। किसी की भी हो, अब चोरी नहीं जानी चाहिए। रघुवर प्रसाद, तुम साइकिल में ताला लगाओ और चाबी अपने पास रखो। नहीं, मैं साइकिल रखने को थोड़ी कह रहा हूँ, चाबी रखने को कह रहा हूँ। रघुवर प्रसाद को बार बार लग रहा था कि विभागाध्यक्ष उनसे साइकिल रखने के लिए कह रहे हैं ताकि वे साइकिल से आना जाना करते रहें। इसलिए उन्होंने कहा, मैं दूसरे की भूली हुई साइकिल नहीं चलाऊंगा। रघुवर प्रसाद, भूली हुई साइकिल चलाते चलाते याद आ जाएगी कि तुम्हारी साइकिल है या नहीं, तब तुम याद की हुई साइकिल चलाते रहना। चपरासी देख रहा था कि गाय भैंसों का झुंड जहाँ साइकिल खड़ी है वहाँ पहुँच रहा है। भैंस के धक्के से एक भी साइकिल गिरेगी तब साइकिलें सब गिर जाएंगी। चपरासी सोच रहा था कि विभागाध्यक्ष को बता दे कि गाय गोरू से साइकिल गिर जाएगी। वह हकलाने भी जा सकता था, पर जानबूझकर नहीं गया। उसे लग रहा था कि गाय भैंस साइकिल को बचा कर चलती हैं। ऐसा हुआ भी। गलत तो बरामदे के आखिर में बैठी हुई गाय थी। बरामदे पर बैठी हुई गाय कोई गाय भूल गया जैसे बैठी थी। जिसकी गाय है उसे याद आएगी तब हकला कर ले जाएगा। याद किया हुआ जो दुनिया में है उससे अधिक भूला हुआ दुनिया में था। आज का दिन था। महाविद्यालय जाने के लिए रघुवर प्रसाद खड़े हुए। ताड़ के पेड़ों को उन्होंने देखा, पर उन्हें यह मालूम नहीं था कि उन्होंने ताड़ के पेड़ों को देखा है। हाथी के आने की दिशा से उन्होंने उसी तरह एक साधु को साइकिल पर आते देखा। वह हाथी वाले साधु जैसा दिख रहा था कि हाथी के चले जाने के बाद अब साइकिल पर आ रहा हो। दाढ़ी होने के कारण चेहरे में समानता थी। नाक नक्श जिससे अंतर दिखता था वह एक जैसी दाढ़ी में छुपे होते। समीप आने पर मालूम हुआ कि दूसरा साधु है। साधु ने साइकिल खड़ी की। रघुवर प्रसाद की तरफ उसने मुस्कुरा कर देखा। वह तंबाकू खाने रुका था। उसके मुस्कुराने से रघुवर प्रसाद का मन खटका था कि साधु उसे साइकिल पर बैठने के लिए ना कह दे। हाथी तो तब भी ठीक था। साइकिल पर डबल सवारी महाविद्यालय जाने में मेहनत लगती है। हवा विपरीत दिशा में थी। साधु जब गया तब ऐसा नहीं लगा कि साइकिल की जगह साइकिल के जाने से निकल गई हो। जब वह था तब भी आसपास बहुत साइकिलों की जगह थी। टेम्पो कुछ देर से आया था। रघुवर प्रसाद टेम्पो से महाविद्यालय जाने के लिए बैठे और साइकिल वाले साधु से बहुत आगे निकल गए थे। महाविद्यालय पहुंचकर उन्होंने ध्यान दिया कि बरामदे वाली साइकिल वहां नहीं थी। रघुवर प्रसाद ने चपरासी से पूछा। चपरासी को भी नहीं मालूम था। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने विभागाध्यक्ष से पूछा, साइकिल नहीं दिख रही है, क्या आपने उसे सुरक्षित रखवा दिया? नहीं तो, वहाँ नहीं है क्या? नहीं, रघुवर प्रसाद ने गंभीर होकर कहा। तब तो चोरी चली गई। साइकिल में ताला लगा कर रख देना था, मैं भूल गया। मैं भी भूल गया। अब क्या करें? जिसकी साइकिल है वही ले गया हो। अगर ताला लगा होता तो अपनी साइकिल नहीं ले जा पाता। हो सकता है। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि साइकिल साधु की होगी जिसे उन्होंने आज साइकिल पर जाते हुए देखा था। 4 दिन के लिए अपनी साइकिल छोड़कर चला गया और कल उठा ले गया। मैंने आज एक साधु को देखा साइकिल चलाते हुए। हाथी वाला नहीं, दूसरा साधु। शायद वह साइकिल वाला साधु हो। महाविद्यालय की तरफ जा रहा था। अच्छा, विभागाध्यक्ष ने कहा। तंबाकू खाने पान की दुकान पर रुका था। आपसे साइकिल पर बैठने के लिए नहीं कहा? नहीं, वह हाथी वाला साधु का भाई लग रहा था। साइकिल पर बैठकर हाथी को ढूंढने आया हूँ। आपसे साइकिल पर बैठने के लिए कहता तो क्या आप बैठ जाते? नहीं, यह ज्यादती होती। डबल सवारी में मेहनत लगती है। यदि समय कम होता तो शायद बैठ जाता। आधी दूर मैं भी डबल चलाता। उसके कैरियर में बरगद की डाल तो नहीं लदी थी? क्योंकि दृष्टि से रघुवर प्रसाद ने विभागाध्यक्ष की तरफ देखा।
साधु की साइकिल बरगद की डाल खाती हो। महाविद्यालय के आगे तालाब में जहाँ साधु हाथी नहलाता था, वहाँ साइकिल वाला साधु साइकिल नहलाने जा रहा होगा। रघुवर प्रसाद साइकिल को नहलाने के बदले धोने भी कह सकते थे। शायद इसी के जवाब में विभागाध्यक्ष ने कहा, नहलाने जा रहा होगा नहीं, नहलाने ले जा रहा होगा। जी। रघुवर प्रसाद कुछ समझे नहीं। रघुवर प्रसाद, देखना, आजकल मैं तुम्हारे घर के सामने कोई अपनी साइकिल लावारिस छोड़कर चला जाएगा। क्यों? ऐसे ही। उसे रेलगाड़ी से इलाहाबाद या काशी जाना हो तब क्या करेगा? साइकिल में ताला लगाकर वह अपने घर तो नहीं रखेगा। घर कहाँ, डेरा होगा, पेड़ के नीचे खंडहर के बरामदे में। वहाँ से साइकिल चोरी चली जाएगी। साइकिल से परेशानी नहीं होगी। घर के बाहर चाहे 1 या 2 साइकिल छोड़ दे, साइकिल धूप पानी खाते बाहर खड़ी रहेगी। तुमको यह अच्छा नहीं लगेगा और तुम उसे घर के अंदर लाकर रख दोगे। नहीं, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखा दूंगा, घर के अंदर नहीं रखूंगा। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि साइकिल वाला साधु और हाथी वाला साधु दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। वे किसी साइकिल से महाविद्यालय गए तो रास्ते में अचानक साइकिल वाला साधु उनके साथ हो जाएगा और महाविद्यालय तक उनके साथ रहेगा। लौटते समय भी हो सकता है कि वह यही करे। रोज रोज ना हो, टेम्पो पर आना जाना ठीक है, पर जाने के नाम पर अनिश्चित सा खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता। आज के दिन भी सोनसी की याद आ रही थी। आते जाते लोगों, पेड़ों, मकानों, सड़क आवाज़ों को देखते सुनते थे, पर सोनसी की याद आती थी। सड़क पर किसी से बात करते तो याद आती। आकाश में उन्हें एक जगह काले बादल का छोटा टुकड़ा दिखा जो धीरे धीरे सरक रहा था। उन्हें कसौटी वाली चट्टान की याद आई। काले बादल पर उन्हें चांदी और सुनहली सूर्य की किरणों से चिन्ह दिखे। इस याद आने में कुछ तारतम्य हो सकता था, पर दिन की सड़क पर चलते हुए उन्हें रात की पगडंडी पर जाने की याद आ रही थी। पगडंडी में गोबर लिपी थी और आगे कुछ देर हुए सोनसी के जाने का आभास हुआ था कि वह सोनसी के पीछे पीछे थे। इसमें भी थोड़ा सा तारतम्य हो सकता था। घर के सामने आकर वे थोड़ी देर ठिठक कर खड़े हुए। वे पैदल नहीं, हाथी पर बैठकर आने को याद कर रहे थे। साथ में सोनसी थी कि हाथी नीचे बैठे तो वह उतरे और फिर सोनसी उतरे। हाथी बैठा नहीं रहा था, वे रुक रहे थे। याद आने से किसी वस्तु, दृश्य, समय इत्यादि का बहुत आधार या तारतम्य नहीं हो पा रहा था। खाली कमरे के अंदर घुसे ही थे कि पड़ोसन ने पुकारा, रघुवर प्रसाद। वे बाहर आए। आज जल्दी छुट्टी हो गई? पड़ोसन ने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा। चाय पियोगे? नहीं कहकर वह अंदर चले गए। थोड़ी देर चारपाई पर लेटे रहे। फर्श पर हाथी की मोटी जंजीर बिखरी फैली थी। बैठकर उन्होंने उसे समेटा। बाहर आए तब दूसरी पड़ोसी ने अपने दरवाजे के सामने खड़ी होकर कहा, जैसे रघुवर प्रसाद का रास्ता देख रही हो। बहू कब आएगी? उसने पूछा। आजकल में आ जाएगी। उसकी चिट्ठी आई है? नहीं, छोटू की आई थी। खाना खाए थे? हाँ। क्या बनाए थे? कल का रखा था, शाम को घर आकर खा लेना। बाद में खा लूँगा, कहकर अंदर चले गए। खटिया पर लेटे और सो गए। सोनसी की बस शाम को आई। रास्ते में खराब हो गई थी। 3 घंटे बनने में लगे। बस आम के ऊंचे पेड़ के पास रुकी थी। बस के रुकते ही पेड़ से एक बंदर बस की छत पर दिखा। एक झुकी आम की डाल पर कूदने पर बंदर भाग गया। बस के ऊपर सामान लदा था। बोरे में भटे, गोभी, मिर्च भरी हुई थी। सोनसी ने रास्ते भर जगह जगह बंदर के झुंड देखे थे। एक बार चलती बस के सामने 2 बंदर ने एक के पीछे एक सवार होकर सड़क पार की थी। बस स्टैंड एक छोटा खाली मैदान था जिसके चारों तरफ ज़्यादातर आम के पेड़ थे। पेड़ों में तोते बैठे हुए थे। झुंड के झुंड तोते आते और झुंड के झुंड उड़ जाते। 2 तोते एक तोते रह जाते। पेड़ के नीचे एक टोकरी में ताजे आम लेकर आम वाली बैठी थी। एक तोता जाम की टोकरी में आकर बैठ गया था और जाम को कुतरने लगा था। कुतरा हुआ जाम अंदर से लाल दिख रहा था। तभी तोता अचानक उड़ गया। जाम वाली ने भगाया नहीं था, बल्कि तोता चौंक कर ना उड़ जाए इसलिए हिलडुल भी नहीं रही थी और मूर्तिवत बैठी थी। जब तोता उड़ गया तो आम वाली तोते के अध खाए जाम को खाने लगी। सोनसी बस से उतर पिछौरे ओढ़े खड़ी थी। एक रिक्शे वाला रिक्शा लेकर आया। भैया, बस से साइकिल उतरवा देना, रिक्शे वाले से उसने कहा। बस के ऊपर चढ़े कुली ने रिक्शे वाले को साइकिल पकड़ाई।
रिक्शे वाले से साइकिल गिरते गिरते बची थी। तब सोनसी ने भी साइकिल संभालने की कोशिश की थी। सोनसी पेटी झोला लेकर रिक्शे में बैठ गई थी। तब रिक्शे वाले ने साइकिल रखी। साइकिल पकड़े सोनसी बैठी थी। रिक्शा के चलते ही तोते का एक झुंड रिक्शा के ऊपर से उड़ा था। तोते का झुंड सोनसी के घर की तरफ उड़ा था। सोनसी ने दूर से घर को देखा तो उसने गहरी सांस ली। सांस लेने से उसे किसी फूल की सुगंध आई थी। घर पहुंचते पहुंचते और शाम हो गई थी। आते जाते कहीं रास्ते में रघुवर प्रसाद को देख लेती, ऐसा वह कर रही थी। रिक्शे वाले को वह रास्ता बताते जा रही थी। घर का दरवाज़ा बंद था। साइकिल नीचे उतार कर हैंडल में झोला टांग कर रिक्शा वाला चला गया। पेटी को सोनसी ने उतार लिया था। पेटी लेकर वह दरवाजे के पास आई तो एक के बाद एक पड़ोसन के दोनों दरवाजे खुल गए। सोनसी बहुत खुश हुई थी। बड़ी देर लगा दी, मुस्कुराकर पड़ोसन ने कहा। बड़ी जल्दी आ गई, दूसरी पड़ोसन ने हंसते हुए कहा। सोनसी ने दोनों के पैर छुए और चुपचाप खड़ी रही। वह स्वस्थ और अधिक सुंदर लग रही थी। कमरे के अंदर रघुवर प्रसाद की आवाज़ नहीं थी। खिड़की से उस तरफ चले गए होंगे। खिड़की से कूदकर दौड़ते हुए रघुवर प्रसाद के पास जाने की उतावली सी शांति खड़ी थी। अंदर जाओ ना, एक पड़ोसन ने कहा। अंदर जाने के लिए उसे 3 कदम चलना पड़ता। दूसरी पड़ोसन को दया आ गई। उसने कहा, अच्छा जा, और अपना दरवाज़ा धीरे से बंद कर लिया। दूसरी ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया। सोनसी ढेर सारी चूड़ी और छुन छुन वाली पैर की पट्टी पहनी थी। दबे पांव वह 3 कदम चली। दरवाज़ा खुला था। रघुवर प्रसाद खटिया पर लेटे लेटे सो गए थे। उसने धीरे से पेटी को अंदर रखा, दरवाज़ा बंद किया। साइकिल बाहर ही रह गई थी। उसमें ताला नहीं था। साइकिल में पिछौरी और झोला लटका रह गया था। वह रघुवर प्रसाद के पास गई। धीरे से वह लेट गई। रघुवर प्रसाद की पीठ जहाँ उघारी थी वहाँ उसने अपना हाथ छुआया और बिना हिले डुले, कई दिनों की थकी, उसे नींद आ गई। आधी रात को रघुवर प्रसाद को सोते में मालूम हुआ कि सोनसी आ गई है और उनके पास सोई है। उन्होंने बहुत गहरी नींद में और भी गहरी नींद में सोई हुई सोनसी से कहा, मुँह इधर कर लो। सोनसी करवट लेकर रघुवर प्रसाद की तरफ घूम गई। सोए हुए रघुवर प्रसाद ने सोई हुई सोनसी को चूमा तो सोनसी हवा में तैरने लगी। रघुवर प्रसाद को हवा में तैरना नहीं आता था। वे डूब गए। हवा में डूबते हुए वे गहरी गहरी सांस ले रहे थे। पानी में तो डूबे नहीं थे जिसमें सांस रोकना पड़ता। सोनसी ने नींद में ही चूड़ियों को हाथ के ऊपर खिसका कर कस लिया था कि वे बजे नहीं। हवा के किनारे जब सोनसी लगी तो वहाँ एक ठंडी हवा का झोंका रखा हुआ था। उसमें रात रानी की गंध भरी थी, जैसे ठंडी हवा के झोंकों की पोटली में रखी हो। ठंडी हवा के झोंके के चारों तरफ गंध का जंगल था। इस गंध का स्पर्श जंगली और खरदरा था, जैसे खरोच आ गई। सोती हुई सोनसी से रघुवर प्रसाद नींद में बड़बड़ाए, रात रानी। इसे सोनसी ने पानी सुना। उसके उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। वह शायद सपने में थी, इसलिए सपने में उठने लगी। रघुवर प्रसाद को पानी पीना है। जिस आकार में सोनसी लेटी हुई थी उससे उसी तरह के सटे आकार में रघुवर प्रसाद थे और सोनसी का आकार रघुवर प्रसाद के आकार में बंधा हुआ था। रघुवर प्रसाद को खोलते सोनसी से नहीं बन रहा था। रघुवर प्रसाद से बंधे हुए उसने हाथ लटका कर टटोला कि रघुवर प्रसाद ने पानी का लोटा रखा हो। पानी का लोटा नहीं था। तभी उसने ज़मीन पर पड़े हुए एक कपड़े के पहनावे को टटोला तो उसका पोलका था। वह पोलका उठाकर पहनना चाहती थी पर सो गई और लटके हाथ से पोलका धीरे धीरे छूट गया। चलो उठो, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी ने सुना, मत उठे। रघुवर प्रसाद उठना चाहते थे। सोनसी को अपने में खोलने का मन भी नहीं हो रहा था। तब सोनसी ने कहा, तुम मुझसे गुस्सा हो? मैं आज महाविद्यालय नहीं जाऊंगा। महाविद्यालय जल्दी जाऊंगा, ऐसा सोनसी ने सुना। क्यों? सोनसी ने पूछा। ऐसे ही, रघुवर प्रसाद ने कहा। सुनो, मैं पिता की साइकिल लेकर आई हूँ। कहाँ है? उत्सुकता से उन्होंने पूछा। वे जल्दी से उठे। खटका जलाकर देखा, कमरे में साइकिल नहीं थी। बाहर तो नहीं रह गई, ताला भी नहीं लगाई होगी, चोरी चली गई। हड़बड़ाकर सोनसी उठी, सिटकिनी खोलकर बाहर आई। है, उसने गहरी सांस लेकर कहा। साइकिल में पिछौरा और झोला उसी तरह टंगे थे। रघुवर प्रसाद साइकिल अंदर लेकर आए। बिजली उजाले में उन्होंने साइकिल की अच्छी तरह से देखा। कमरे की बत्ती बुझाकर दोनों लेट गए। तब सोनसी ने बताना शुरू किया कि पिताजी ने साइकिल ठीक कराई थी। छोटू ने काले रंग से पेंट किया था। पिताजी इसलिए नहीं आए कि आने जाने में खर्चा होता है।
साइकिल में खर्चा हो चुका था। छोटू की परीक्षा थी, नहीं तो वह आ जाता। दोनों बात करते हुए खिड़की की तरफ देख रहे थे। खिड़की के पास खिड़की से आते हुए उजाले और जाते हुए अंधेरे से ऐसा बन रहा था कि हाथी का सूंड प्रश्न चिन्ह की तरह ऊपर उठा हुआ हो। सोनसी का सिर रघुवर प्रसाद की बाह पर था। वह बोली, हाथ उठा लो, दुख रहा होगा। रघुवर प्रसाद ने सोनसी को उठने नहीं दिया। कहा, नहीं दुख रहा है। सुबह करीब 8 बजे विभागाध्यक्ष स्कूटर से रघुवर प्रसाद के घर के सामने आए। उन्होंने एक साइकिल रघुवर प्रसाद के घर के सामने खड़ी देखी। उन्होंने सोचा, रघुवर प्रसाद के घर के सामने कोई साइकिल लावारिस छोड़ तो नहीं चला गया। वे जल्दी में थे, नहीं तो जरूर रुकते। घर के सामने का नीम का पेड़ रघुवर प्रसाद के घर के सामने इस तरह था कि उसे किसी ने छोड़ा नहीं था। विभागाध्यक्ष ने नीम के पेड़ की तरफ ध्यान ही न दिया हो। आज इस उपन्यास का सफर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।